स्टूडेंट्स, प्रभुसत्ता के विभिन्न रूपों में आगे हम जानेंगे राजनीतिक प्रभुसत्ता और वैधानिक प्रभुसत्ता में संबंध क्या है। वैधानिक संप्रभु कौन है? राज्य में कानून द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट करने का अधिकार जिस व्यक्ति या संस्था को प्राप्त हो, वो है वैधानिक संप्रभु। माने संविधान ने कानून निर्माण की शक्ति जिस व्यक्ति या संस्था को प्रदान की है वो वैधानिक संप्रभु है। और राजनीतिक संप्रभु जन इच्छा, जनशक्ति। तो जो राजनीतिक संप्रभु है वो वैधानिक संप्रभु को प्रभावित करता है। वैधानिक संप्रभु जब भी कोई कानून बनाता है, क्योंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में बेशक से संविधान ने कानून निर्माण की शक्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था को दी है, लेकिन वो व्यक्ति या संस्था आए किसके माध्यम से है? जनता के माध्यम से। जनता ने तो उन्हें चुना है, जनता ने उस पद पर उनको पहुंचाया है। तो ऐसे में जब वैधानिक संप्रभु कानूनों का निर्माण करते हैं तो उन्हें राजनीतिक संप्रभु की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो जनता या तो कानूनों का उल्लंघन करेगी या विरोध करेगी, और लगातार ऐसा होता रहा तो जनमत विरोधी जो कानून हैं जनता लगातार उनको सहन नहीं करेगी, और अगले चुनाव में जनता वैधानिक संप्रभु माने वो जो व्यक्ति या संस्था हैं उनको बदल देगी, तख्ता पलटी हो जाएगी। तख्ता पलटी तो हम नहीं कह सकते, ये शब्द वैसे राजतंत्र के लिए ज्यादा उचित है। लोकतंत्र में तो चुनाव के माध्यम से जो सत्ता परिवर्तन है वो हो जाता है। इसी तरह से वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में अंतर है। अंतर क्या है कि जो वैधानिक संप्रभु है वो निश्चित है, दिखाई देता है। वो एक व्यक्ति हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है, लेकिन वो संगठित होते हैं और उन्हें समझा जा सकता है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जो संप्रभु है वो संगठित नहीं होता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समस्त नागरिक, जन समूह, लोकमत ये किसी भी रूप में परिलक्षित हो सकता है। तो ऐसे में यदि वैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से हम देखें तो जो राजनीतिक संप्रभु है इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती, न्यायालय इसको स्वीकार नहीं करता। वैधानिक संप्रभु के आगे जो राजनीतिक संप्रभु है वो हमेशा ज्यादा प्रबल रहता है, क्योंकि जनशक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है। बावजूद इसके न्यायालय राजनीतिक संप्रभु को मान्यता नहीं देता कि यदि कोई विवाद है कानूनी आधार पर राजनीतिक संप्रभु को कोई मान्यता नहीं मिल सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य में दो प्रभुसत्ताएं हैं, वास्तव में प्रभुसत्ता एक ही है। राजनीतिक प्रभुसत्ता है जनता की इच्छा, और जो वैधानिक प्रभुसत्ता है वो उसकी अभिव्यक्ति। जनता की इच्छा के अनुरूप यदि अभिव्यक्ति नहीं होगी, माने जनता की इच्छा के अनुरूप यदि कानून निर्माण नहीं होगा तो फिर वो व्यवस्था ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वैधानिक और वास्तविक प्रभुसत्ता। वैधानिक प्रभुसत्ता का अर्थ तो यहाँ भी यही आएगा जो हमने अभी चर्चा की इस पर, कि वैधानिक दृष्टि से राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है जो किसी व्यक्ति या संस्था को सौंपी गई है, ऐसी शक्ति को कानून निर्माण का अधिकार है, दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। आदेश मतलब कानून बनाना और उन कानूनों का पालन कराना, और यदि कोई उन आदेशों का, उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो फिर उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। वैधानिक दृष्टि से ये जो शक्ति है सर्वोच्च है, और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में विधान पालिका के पास ये शक्ति होती है। इसमें हर जगह जो वैधानिक प्रभुसत्ता है अर्थ उसका वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ इसके साथ जो आ रहा है वैधानिक और वास्तविक प्रभुसत्ता, तो फिर ये वास्तविक प्रभुसत्ता क्या है? अब ये राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात नहीं हो रही यहाँ, वास्तविक प्रभुसत्ता की। कई बार राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो वैधानिक संप्रभु है उसके द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं उसके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जनता उनका पालन नहीं करती। जनता उन आदेशों का पालन क्यों नहीं करती? क्योंकि राज्य में कोई और ऐसी शक्ति आ गई है जो जनता को आदेश जारी कर रही है, और जनता को
खुद के आदेशों का पालन करने के लिए विवश भी कर रही है। वो जो अन्य शक्ति है जो जबरदस्ती जनता से अपने आदेशों का पालन करा रही है, वो है वास्तविक प्रभुसत्ता। और ये स्थिति कब होती है? जब राज्य में क्रांति हो जाए या कोई विदेशी आक्रमण हुआ हो, तो जो विदेशी सत्ता है वो क्या करेगी? वैधानिक संप्रभु को शक्ति से वंचित कर देगी और जनता पर अपना शासन स्थापित कर लेगी और अपनी ही आज्ञा का पालन जनता से कराएगी। तो ऐसे में ये जो विदेशी शक्ति है ये वास्तविक संप्रभु है। उस देश के कानून ने, उस देश के संविधान ने वैधानिक प्रभुसत्ता उसको नहीं दी, उस विदेशी शक्ति को, लेकिन वैधानिक प्रभुसत्ता को दरकिनार करके ये जो वास्तविक संप्रभु है सबसे अपने आदेशों का पालन कराता है। तो लेकिन ये जो स्थिति है, ऐसे तो हम इतिहास के पन्ने पलटे तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे और इसमें जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो इंग्लैंड का है। 1649 में इंग्लैंड की संसद को भंग करके जो ऑलिवर क्रॉमवेल था उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो उस समय उसकी जो प्रभुसत्ता थी वो वास्तविक थी, क्योंकि वैधानिक प्रभुसत्ता तो संसद के पास थी, संसद उसने भंग कर दी थी। इसी तरह से नेपोलियन ने फ्रांस में जो वैधानिक प्रभुसत्ता है उसका तख्ता पलटकर अपनी वास्तविक प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। तो यहाँ वैधानिक प्रभुसत्ता और वास्तविक प्रभुसत्ता में अंतर है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन ये जो अंतर है ये किसी भी राज्य में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता। जो भी वास्तविक संप्रभु है जिसने वैधानिक संप्रभु को अपदस्थ करा है, उसके आदेशों से जनता को अलग कर दिया है, जनता से अपने आदेशों का पालन करा रहा है, वो यदि उसे स्थायी रूप से उस राज्य में रहना है, अब प्रभुसत्ता क्या है? एक राज्य में एक ही संप्रभु होता है, दो रह नहीं सकते। यहाँ वास्तविक संप्रभु को रहना है तो वो क्या करेगा? वो वैधानिक संप्रभु बनने का प्रयास करेगा, माने जल्द से जल्द वो अपनी जो शक्तियां हैं उनको वैधानिक जामा पहनाने की कोशिश करेगा। कैसे? संविधान में संशोधन करके, कानूनों के माध्यम से। क्योंकि जब तक उसकी शासन करने की शक्ति कानून पर आधारित नहीं होगी वो वास्तविक से वैधानिक संप्रभु नहीं बन पाएगा। और जब तक वैधानिक संप्रभु नहीं बनेगा तो ऐसे में क्या है, कभी भी देश में अराजकता की स्थिति या क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत जल्द जो वास्तविक संप्रभु हैं वो वैधानिक संप्रभु बनने की कोशिश करते हैं और बहुत बार वो सफल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें जन प्रभुसत्ता। जन प्रभुसत्ता क्या है? ये लोकतंत्र का मुख्य आधार है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक वर्ग के पास नहीं होती, बल्कि समस्त लोगों के पास होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है देखने में जितना सुंदर है, जितना सुहावना है, उतना ही ज्यादा अस्पष्ट भी है, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। विचारक कहते हैं कि जो जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत है ये बहुत अधिक स्पष्ट है कि समस्त जन समूह को जन प्रभुसत्ता का अधिकारी मान लिया जाए तो ये तो एक कल्पना करने वाली बात है, क्योंकि समस्त जनता में स्त्रियां भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, अपराधी भी आ जाते हैं, पागल भी आ जाते हैं, दिवाली भी आ जाते हैं, और ये जितने भी हैं ये प्रभुसत्ता का प्रयोग करने के योग्य नहीं होते। तो क्या इसका अर्थ ये लिया जाए कि जो मतदाता में भी समस्त जनसंख्या नहीं होती? और मतदाता की ही बात करें तो यहाँ भी वही बात आ जाती है कि भारत जैसे देश में 60 या 70% पोलिंग रेट रहता है, 30% या 40% लोग तो वोट देने ही नहीं जाते। और जितने लोग वोट देने गए हैं उनमें से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मत का दुरुपयोग करते हैं या संकीर्ण भावनाओं के आधार पर मतदान में हिस्सा लेते हैं। कोई तो मतदान के बदले पैसे ले रहा है, वोट बेच रहा है, और कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर वोट दे रहा है, तो या फिर कोई अपने निजी संबंधों के आधार पर वोट दे रहा है। तो ऐसे में जो जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत है वो बहुत ही अस्पष्ट है। दूसरा, जो जन प्रभुसत्ता है ये असंगठित है। समस्त जनता की जब हम बात करते हैं तो समस्त जनता संगठित नहीं हो सकती कभी भी। समस्त जनता के पास अपने आदेशों को लागू करवाने की कोई शक्ति नहीं है, और
यदि आदेश दे भी दे तो उल्लंघन करने वाले दोषियों को सजा देने का भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों से एक नया कॉन्सेप्ट आया है मॉब लिंचिंग का। ये आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी आता रहता है। इसमें अब इसको अपराध घोषित किया गया है। मॉब लिंचिंग क्या है कि जैसे हमारे ही देश में कुछ एक राज्यों में ये स्थिति है कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी पर शक हो गया कि इसने बच्चा चुरा लिया, या इसमें डायन आती है, या इसने चोरी की थी, उस शक के आधार पर भीड़ जो है उसको पीटती है और पीट कर उसको मार देती है। इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो ये जो है, अब यहाँ भीड़, अगर हम जनप्रभुसत्ता की बात करें तो क्या उस भीड़ के पास ये जनप्रभुसत्ता है? उसे ये अधिकार है कि वो किसी को भी दंड दे दे, मार दे। इसलिए मॉब लिंचिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है अब, कि ऐसा होने पर उसमें जो भी लोग पहचाने जाएंगे सब पर वही कत्ल का मुकदमा ही चलेगा। तो ये जो जनप्रभुसत्ता है ये अपने आप में असंगठित है। तो फिर इस जनप्रभुसत्ता का महत्व क्या है? अब ये स्पष्ट भी है, जनप्रभुसत्ता असंगठित भी है, अनिश्चित भी है, भ्रमपूर्ण भी है। तो फिर इसका महत्व क्या है? महत्व इसका ये है कि कोई भी शासक ज्यादा लंबे समय तक लोगों की इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं कर सकता। लोगों की इच्छा के अनुरूप यदि कानून बन रहे हैं तो जनता उस शासक को स्वीकार करेगी, और यदि जनता ऐसे कानूनों का विरोध नहीं कर पा रही तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ऐसा उबाल आएगा कि क्रांति भी हो सकती है। माने वर्तमान में कोई भी शासक लोगों की इच्छाओं को कुचलने का प्रयास यदि करेगा तो वो ज्यादा समय तक अपने शासन को स्थिर नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो जनप्रभुसत्ता है ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आंखों से ओझल करना किसी भी वैधानिक संप्रभु के लिए असंभव है। नेक्स्ट है इसमें सीमित प्रभुसत्ता। अब जब हम प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो प्रभुसत्ता का तो अर्थ ही है सर्वोच्च शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति। ये राज्य के पास है, राज्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, राज्य से ऊपर कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई संस्था नहीं है। और ये जो राज्य के पास प्रभुसत्ता की शक्ति है, इसी ने राज्य को श्रेष्ठता का दर्जा दिया है, और ये प्रभुसत्ता निरंकुश है, असीमित है, यही सारी बातें की जाती हैं। लेकिन विचारक कहते हैं कि प्रभुसत्ता कभी असीमित होती नहीं है। क्यों नहीं होती? वो कहते हैं प्रभुसत्ता पर अनेकों बंधन विद्यमान हैं। प्राकृतिक और ईश्वरीय बंधन भी हैं। हर समाज के कुछ नैतिक नियम होते हैं, उन नैतिक नियमों के बंधन भी हैं। संविधान द्वारा भी बंधन लगाए जाते हैं। जैसे संविधान ने जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कानून निर्माण की शक्ति दी है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति सहित संसद के पास। लेकिन उस शक्ति की सीमाएं हैं, सीमाएं भी साथ में निश्चित की गई हैं, और शक्तियों का वो दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी बंधन हैं। तो ये विचारक कहते हैं कि जो प्रभुसत्ता है वो असीमित, निरंकुश नहीं हो सकती। लेकिन जो विचारक प्रभुसत्ता को असीमित मानते हैं वो कहते हैं कि ये जो बंधन है ये कानूनी नहीं है, ये व्यवहारिक हैं। और दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो भी राज्य की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये जितने भी संधि और समझौते राज्य करता है, एक देश दूसरे देश से जो संधि और समझौते करता है, वो शर्तें वो खुद अपनी इच्छा से खुद पर थोपना स्वीकार करता है कि हाँ इन शर्तों को मैं मानूंगा, और जब चाहे उस संधि या समझौते से अलग भी हो सकता है। तो ये जो बंधन है ये व्यवहारिक हैं, वैधानिक नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रभुसत्ता के विभिन्न रूप हैं इन पर हमने चर्चा की है, और कल हम जानेंगे ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।